क्या बायोप्सी मेमोग्राम सेफ है? क्या बायोप्सी से मेमोग्राम से ये पता चलता है कि कैंसर है, कौन से स्टेज में है, आगे क्या होने वाला है? पहले इन जनाब को सुन लेते हैं। देखो, कैंसर के डायग्नोस में जितनी देर होगी उतनी ही ये बीमारी बढ़ेगी और तेज़ी से फैलेगी। और यही कारण है कि इंडिया में जानकारी का अभाव है और ज़्यादातर लोगों की डेथ हो जाती है कैंसर से। जब तक इनको समझ में आता है कि डायग्नोस कराना चाहिए तब तक देर हो चुकी होती है, स्टेज 3, 4, 5। तो अब कुछ गधों ने, या आप कह लो कि झोला छाप डॉक्टरों ने, इनके दिमाग में ये गोबर भर दिया है कि बायोप्सी कराने से कैंसर हो जाता है। अब ये डरते रहते हैं, कराते ही नहीं कि भाई एक आयुर्वेद डॉक्टर ने बोला है बायोप्सी से कैंसर हो जाता है। वो पता नहीं कहाँ कहाँ से उल्टे सीधे तर्क लेकर आते हैं, लॉजिक कहाँ से लेकर आते हैं। अब इस चक्कर में वो लेट हो गया। कैंसर जो स्टेज फर्स्ट में अगर इसको हम पकड़ लें ना, तो ये खांसी जुकाम से ज़्यादा नहीं है। हमने देर कर दी, स्टेज 3, 4, 5 आ गया, और बायोप्सी तो उसको करानी पड़ी फिर बाद में। तो आप समझो कि हम अगर आपके बॉडी से ब्लड लें और उसको चेक करें कि इसमें क्या समस्या है, तो क्या इससे आपका ब्लड बनना बंद हो जाता है या कोई और दिक्कत हो जाती है? ऐसे ही कोई गांठ है बॉडी में, कोई ट्यूमर है, और हमें डाउट है कि यार कहीं ये कैंसर तो नहीं है, तो एक पतली सी सुई डाल दी और एक टिश्यू निकाल लिया। करोड़ों टिश्यू हैं, उसमें से एक टिश्यू निकाल लिया और उसको लैब में ले जाकर देखा कि भाई ये कैंसर तो नहीं। ये 100%, 100% जांच है कैंसर की, तुरंत पता लग जाता है आपको। और पता लग गया समय पर, तो मैंने कहा कि खांसी जुकाम से ज़्यादा नहीं है, स्टेज 1, 2 में आराम से आप जल्दी बाहर आ जाते हो। विदेशों में इतनी डेथ नहीं होती कैंसर से, क्योंकि यहाँ जानकारी का अभाव है। यहाँ कुछ लोग लगे हुए हैं डराने में लोगों को। तो कैंसर कभी भी, कैंसर कोई मैकेनिकल डिजीज़ नहीं है, ये जेनेटिक डिजीज़ है, ये बायोलॉजिकल डिजीज़ है। ये डीएनए के म्यूटेशन से ही हो सकता है। ये बायोप्सी से, नीडल से, मेमोग्राफी से नहीं हो सकता। मेमोग्राफी के ऊपर भी बोलते हैं, अरे इसमें जो रेडिएशन निकलती है ना, इतनी रेडिएशन तो आपकी मोबाइल से डेली आपको मिल रही है, इससे भी ज़्यादा मिल रही है। सूरज की रोशनी से इतनी रेडिएशन मिल रही है, तो मेमोग्राफी में इतनी रेडिएशन की ज़रूरत होती है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, समय पर जांच करवा लो। और दिन में 10 बायोप्सी भी करवाओगे तो भी दिक्कत नहीं होगी। लाखों बायोप्सी रोज होती हैं, अगर सबको कैंसर होने लग जाए तो आपने देखा इन जनाब ने क्या बोला कि बायोप्सी मेमोग्राम सेफ है और ये सबको कराना चाहिए ज़रूरत पड़ने पे। क्या इन जनाब ने कोई सबूत दिया या यूं ही बोल दिया, बोल के चल दिए? सबूत कभी नहीं देंगे क्योंकि सबूत है ही नहीं। और जो सबूत है वो सबूत ये कहते हैं कि बायोप्सी मेमोग्राम से एक नॉर्मल सेल कैंसरस ग्रोथ में कन्वर्ट हो सकता है या होता है, जिससे कैंसर फैलता है। इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, बायोप्सी से शुरू करते हैं। कहीं पे भी कोई ट्यूमर है या ट्यूमरस ग्रोथ है तो डॉक्टर फटाक से बोलेगा कि भाई बायोप्सी करा लेते हैं। उन्हें अंदर अंदर पता है कि बायोप्सी कराते ही वो एक नॉर्मल इंसान जिसका ट्यूमर, मान लो ये ट्यूमर है, अभी वो बंद है, राइट, और ये ट्यूमर को कैंसर में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ इतना करना है, ये अभी बंद है, इसके अंदर जो भी सेल्स हैं कैंसरस और नॉन कैंसरस वो अभी पूरी तरह बंद है। बायोप्सी क्या करता है, एक पिन लेंगे और यहाँ चुभो देंगे, यहाँ से गड्ढा करके एक थोड़ा सा टिश्यू निकालेंगे, और जैसे ही कर देंगे अब अंदर का जो सेल्स हैं ये बाहर निकल के फैलेगा, बाकी ऑर्गन में जाएगा। यानी कि एक इंसान पूरी तरह से कैंसर पेशेंट बन सकता है जब उसको बायोप्सी के नाम पे निडल चुभाते हैं और उसके अंदर से टिश्यू निकालते हैं ट्यूमर से, राइट। तो जो मैंने बात बताई, इसके अगर आपको सबूत चाहिए तो सबूत के तौर पे इसी साल के शुरुआत में मैंने एक कैंसर कैलेंडर रिलीज़ किया था, 2025 कैंसर कैलेंडर। और इस कैंसर कैलेंडर को हमने अपने सारे पेशेंट्स को दिया, और उसमें मकसद ही ये था ये बताने का कि कैंसर सेल और नॉर्मल सेल दोनों में बायोलॉजिकली कोई डिफरेंस नहीं होता है, डिफरेंस होता ही नहीं है। उनके सबूत मैंने ये दिए, और ये भी सबूत दिया कि बायोप्सी, पेट स्कैन, मेमोग्राम कॉजेस कैंसर,
राइट। आप इन सबूतों को ठीक से पढ़ नहीं पा रहे होंगे वीडियो में, तो आप स्क्रीन पे देख लीजिए। स्क्रीन पे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये सारे सबूत आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीन को रोक के पढ़ सकते हैं। आप देख रहे हैं बायोप्सी से और मेमोग्राम से और पेट स्कैन से कैंसर फैलता है। आप में से जिन लोगों को ये सारे सबूत लिखित में चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए लिंक bishrup.com/cancer evidences में जाके सारे के सारे सबूत देख सकते हैं। बात कर लेते हैं थोड़ी मेमोग्राम की। मेमोग्राम के सबूत तो मैंने दे ही दिए, दिखाई दिए कि मेमोग्राम का कॉजेज कैंसर कैसे। मान लो मेमोग्राम में क्या होता है, ब्रेस्ट को दबाते हैं 22 kg की प्रेशर से, ये देखने के लिए बहाना ये कि भाई कैंसर है कि नहीं है। अब आप मान लो कोई फल ले लीजिए, केला है, आप दुकान में जाते हैं, केला सेब संतरा ठीक है कि नहीं आप दबाते हैं, राइट। इस केले को मैं दबा रहा हूँ कि भाई देखूं कहीं कुछ ठीक है कि नहीं, अच्छा है कि नहीं। तो ऐसे में अगर सब्जी वाला देखेगा ये क्या कर रहा है, तो वो बोलेगा दबाओ मत, बिकॉज उसको पता है दबाते ही अंदर के जो सेल्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगे। अब ये दबा दिया, अब मैं छोड़ दूंगा तो बड़ी तेजी से ये खराब होगा, स्पॉइल होगा, सड़ेगा, काला पड़ जाएगा और फिर स्मेल भी आएगी, यानी कि खराब हो जाएगा। तो जो अंदर इसके साथ हो रहा है, जब मेमोग्राम के माध्यम से या बहाने ब्रेस्ट को दबाते हैं, जो कि बहुत पेनफुल होता है, तो अंदर के सेल टूटते हैं। टूटने से एक नॉर्मल सेल भी बिहेव करने लगता है लाइक ए कैंसरस सेल, और फिर वो फुल फ्लेजेड कैंसर बनने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। सारे एविडेंस मैंने दिए और प्रैक्टिकली मैं आपको समझा ही रहा हूँ। इसलिए कभी भी किसी को भी किसी भी हालत में मेमोग्राम नहीं करना चाहिए, और यही हाल पेट स्कैन का है। पेट स्कैन के माध्यम से रेडियो एक्टिव मटेरियल आपकी बॉडी में डाला जाता है, और आपको ये पता ही है, क्लास 8 तक अगर आपने पढ़ी है कि रेडियो एक्टिव मटेरियल से कैंसर होता है। और अगर नहीं पता तो जब कंसेंट फॉर्म साइन करते हैं पेट स्कैन करने से पहले, उसमें भी लिखा होता है 1 हफ्ते तक आप किसी प्रेग्नेंट वुमेन के आसपास मत जाइए, छोटे बच्चे के आसपास मत जाइए, उन्हें कैंसर हो सकता है। आफ्टर ऑल आपकी बॉडी के अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल डाला गया है पेट स्कैन करने के लिए। जो रेडियो एक्टिव मटेरियल आपके बॉडी के अंदर होने से किसी और को कैंसर हो सकता है, उसी रेडियो एक्टिव मटेरियल के आपके बॉडी में होने से क्या आपको कैंसर नहीं हो जाएगा? डेफिनेटली हो जाएगा, राइट। तो ये सारे सबूत तो मैंने आपको दे ही दिए हैं, इसको थ्योरेटिकली सिंपल भाषा में एक्सप्लेन किया है। अब थोड़ा चलते हैं आगे की सफ़र में। कीमोथेरेपी, रेडिएशन, इम्यूनोथेरेपी, क्या इससे कोई इंसान ठीक होता है? क्या इससे कैंसर प्रिवेंट होता है या कंट्रोल होता है या क्योर होता है या कोई भी फायदा होता है? इन चीज़ों से सिर्फ और सिर्फ कैंसर बढ़ता है, पेशेंट की लाइफ स्पैन कम होती है, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बद से बदतर उनकी ज़िंदगी हो जाती है। जो बातें मैंने आपको बताई ये कोई नई बात नहीं, ये इस साल के शुरुआत में इस कैलेंडर के माध्यम से मैंने आपको बताते आया हूँ। कीमोथेरेपी कॉजेज कैंसर, और उसके सारे सबूत यहाँ पे दिए हुए हैं। रेडिएशन कॉजेज कैंसर, उसके सबूत यहाँ पे दिए हुए हैं। और इम्यूनोथेरेपी से भी हालत गंभीर हो जाती है, सर्जरी से कैंसर होता है, ट्यूमर निकाल देंगे। अब देखिए, मान लीजिए ये ट्यूमर है, ये ट्यूमर है इन पत्तों को। अब डॉक्टर बोलेगा देखो ट्यूमर बढ़ रहा है, मैं इसको निकाल देता हूँ। इसको अगर मैं सर्जरी से काट देता हूँ या कीमोथेरेपी से जला देता हूँ तो क्या होगा? कुछ दिन बाद ये दोबारा से निकल आएंगे ये पत्ते। कितनी बार काटने से नहीं निकलेंगे? जितनी बार काटेंगे उतनी बार निकलेंगे। हमें क्या करना है, हम क्या करते हैं अपने हॉस्पिटल में, इसका जो सोर्स है यहाँ खुराक, उसको खुराक को हटा दिया हमने, राइट। अब ये कितना भी हरा भरा पेड़ क्यों ना हो, अगर इसकी खुराक ही नहीं मिल रही तो ये जो ट्यूमर है अपने आप ये झड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो वही हम अपने पेशेंट को बोलते हैं, डोंट ईट आफ्टर सनसेट। सूर्य अस्त के बाद कुछ भी मत खाओ, क्योंकि कैंसर के सेल्स का जो फूड है वो आपने दिया ही नहीं, एनिमल प्रोटीन आपने दिया ही नहीं, डेयरी प्रोडक्ट आपने दिया ही नहीं, तो चांसेस आर कि ये जो कैंसर सेल है इट विल डाई इट्स ओन डेथ। इसे मेडिकल भाषा में बोलते हैं ऑटोफेजी। ऑटोफेजी इज अ सोल्यूशन टू कैंसर पेशेंट, फॉर कैंसर पेशेंट्स। और एक और बात जो हम बताते आए हैं कि अगर कैंसर पेशेंट को बुखार हो जाए तो कैंसर सेल मरने लगते हैं, पेशेंट ठीक होने लगता है, उसका जो ट्यूमर है वो रिग्रेस होने लगता है। एलोपैथी का इस तरह के डॉक्टर क्या करते हैं, बुखार होते ही पैरासिटामोल देके बुखार को कम करते हैं। बुखार जो कैंसर को ठीक करने वाला था, उसके ट्यूमर को रिग्रेस करने वाला था, उसे पहले से ही बुखार को एक हथियार की तरह बॉडी यूज़ करता है, उसे हटा देते हैं। इससे क्या होता है, कैंसर या ट्यूमर और ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड करता है। और जो मैंने अभी बताया ये नोबेल प्राइज विनिंग साइंस है 1927, नोबेल प्राइज फीवर थेरेपी से बोलते हैं हम। लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन से कैंसर पेशेंट को आर्टिफिशियल फीवर इंड्यूस करने के लिए देते हैं, दिन में 2 बार 3 बार देते हैं, हमारे हॉस्पिटल में देते हैं, या जो लोग वर्चुअल इनसे जुड़े हैं वो उनको घर में करने बोलते हैं। तो खैर
जो सारी बात बताएं उनके रेफरेंस भी मैं आपको दे रहा हूँ। अब आते हैं आखिरी बात पे। इन जनाब ने आपको कुछ ज्ञान की बातें बताई। अगर आप इन जनाब से पूछें क्या इन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक भी कैंसर पेशेंट को ठीक किया, एक भी कैंसर पेशेंट को ठीक किया, क्या वो पेश कर सकते हैं कैंसर पेशेंट जिन्होंने ट्रूली ठीक किया हो? और अगर आप मेरी बात करते हैं, हमारी बात करते हैं, हमने हज़ारों कैंसर पेशेंट को ठीक किया। अगर आपको उनके टेस्टिमोनियल देखने हैं coronakaal.tv में जाके देख सकते हैं, या bishruv.com/HT हॉस्पिटल ट्रैप का शॉर्ट फॉर्म HT हॉस्पिटल ट्रैप नाम से मैंने एक किताब निकाली थी इसी साल, और उस किताब में मैंने अपने 200 ऐसे पेशेंट्स के टेस्टिमोनियल डाले थे, केस स्टडीज डाली थी। वो सारे पेशेंट जिंदा है आज, पूरी तरह स्वस्थ हैं। एक टाइम पे इस तरह के डॉक्टर्स के चुंगल में फंस के कीमोथेरेपी कराया, रेडिएशन कराया, बायोप्सी कराया, मेमोग्राम कराया, पेट स्कैन कराया, और हालत जब बहुत गंभीर हो गई, जब उन डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तब हमारे पास आए, आज स्वस्थ हैं। लकीली दे ऑल आर क्योर्ड, दे ऑल हैव रिकवर्ड कंप्लीटली। तो अब वो कभी भी उनके चक्कर में नहीं पड़ने वाले। हॉस्पिटल ट्रैप वाली किताब आप जरूर पढ़िए, और आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये ट्रैप में डालते हैं, कीमोथेरेपी के जाल में फंसाते हैं। पहले तो बायोप्सी के जाल में फंसाते हैं, फिर बायोप्सी के माध्यम से सिद्ध कर देते हैं कि आपको कैंसर है, और बायोप्सी ही अपने आपको कैंसर बनाने में बाकी रही सही कसर पूरी कर देता है, राइट। और इस तरह से जाल में फंसे रहते हैं जब तक कि आपकी जान या आपकी माल पूरी तरह से खत्म ना हो जाए, जान या माल पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। आप किसकी बात मानेंगे, मेरी बात मानेंगे या इस तरह की डॉक्टर की बात मानेंगे? कैसे फैसला लेंगे किसकी बात मानिए उसकी बात जो आपको सबूत दे। मैं आपको सबूत दे रहा हूँ। किस तरह के सबूत चाहिए? अगर मेडिकल साइंस के अंदर से सबूत चाहिए वो तो मैंने आपको दे दिए। अगर आपको मेरे पेशेंट के टेस्टिमोनियल चाहिए तो वो भी मैंने आपको दे दिया। हॉस्पिटल ट्रैप में 200 पेशेंट्स हैं, coronakaal.tv में 10,000 वीडियो टेस्टिमोनियल है। लेकिन अगर आप मेरे पेशेंट से मिलना चाहते हैं तो 30 नवंबर राजीव दीक्षित जयंती है, 11 बजे मावलंकर ऑडिटोरियम में मेरे पेशेंट्स को मैं पेश कर रहा हूँ। और इन तरह के डॉक्टरों को मैं ओपन चैलेंज करता हूँ, इन्वाइट भी करता हूँ, आइए हमारे जो पेशेंट उनकी जाँच कीजिए, देखिए उनकी पहले की गंभीर हालत जो आपके माध्यम से आपने बना दी थी, और आज की हालत देखिए। वो पेशेंट्स आएंगे अपने पुराने रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स को लेके आएंगे, वो वाले रिपोर्ट्स जो रिपोर्ट आप ही ने करने बोला था, जिसकी वजह से उनकी हालत गंभीर हो गई थी, और आज वो लोग स्वस्थ हैं, वो देश के अलग अलग भागों से मिलने आ रहे हैं। और एट द सेम टाइम हम ये भी चाहेंगे कि आपके भी एक आध पेशेंट हो तो हमसे मिलाइए। ओपन चैलेंज मैंने इस साल की शुरुआत से ही किया हुआ है, पिछले साल भी किया था, कि जो बातें मैंने अभी बताई अगर इनमें से एक भी बात गलत साबित कर पाए आप तो मैं आपको 10 लाख का इनाम दूंगा। देखिए इट इज़ वेरी वेरी इजी कि आप एक वीडियो बना के उसको अपलोड कर दो, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि आप सबूत दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि आप ओपन डिबेट के लिए तैयार हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि आप चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि आप अपने टेस्टिमोनियल दिखा सकते हैं, कि आप अपने पेशेंट को आप पब्लिक फोरम में पेश कर सकते हैं। द आंसर, इसका आंसर ही आपको बताएगा कि कौन सच है कौन झूठ है। तो जब भी ये डिसाइड करें किसकी बात माने, आप ये सोचें कौन सबूत दे रहा है, कौन सामने आके कैमरे के बाहर आके भी चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं। क्या ये डॉक्टर्स तैयार हैं? मैं तो पूरी एलोपैथी लॉबी को बोल रहा हूँ, एक तरफ मैं और मेरे पेशेंट, एक तरफ पूरी एलोपैथी लॉबी मिलके क्या किसी भी एक पेशेंट को ठीक किया है? होता क्या है कि एक हेल्दी इंसान को पहले तो कैंसर पेशेंट घोषित कर देते हैं, और वो हेल्दी इतना होता है कई बार कि कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट्स को भी झेलता वो जिंदा रहता है, फिर बोलते हैं कि भाई देखो ये ठीक हो गए। एट द वेरी फर्स्ट प्लेस पहले से ही वो ठीक थे। छोटी मोटी खांसी जुकाम बुखार को भी ये लोग कई बार डायग्नोस्टिकली कैंसर बना देते हैं। जो बातें मैंने बताई इनके सबूत के लिए तो आप हॉस्पिटल ट्रैप मेरी किताब पढ़िए, या मेरी एक और किताब है जो 2023 में रिलीज की थी, द रैबिट टॉर्टोइज मॉडल फॉर कैंसर क्योर। ये किताब आप bishruv.com/ebook में जाके पढ़ सकते हैं। 30 नवंबर को मैं 1000 पेशेंट की केस स्टडी में रिलीज करने वाला हूँ। 1000 ऑटिज्म एंड ADHD के बच्चे, ऑटिज्म एंड ADHD के बच्चे जिनको बोल दिया गया था उनके पेरेंट्स को कि ज़िंदगी भर ये बच्चे आप पे निर्भर रहेंगे, ये कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएंगे, इनकी लाइफ तो ऐसी चलेगी जिसे आप सामान्य भाषा में मंदबुद्धि बोलते हैं। लेकिन वही वाले बच्चे जब हमारे कैन प्रोटोकॉल की और ऑटिज्म नाउ प्रोटोकॉल जब उन्होंने फॉलो किया तो एक महीने के अंदर उनकी जुबान आ गई, उनकी स्पीच आ गई, और उनका जो बिहेवियर है वो चेंज हुआ, उनका हाइपर एक्टिविटी कम हो गई, उनका इंटेलेक्ट बढ़ गया, वो नॉर्मल स्कूल में जाने लगे, वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह सारे काम करने लगे। एक्चुअली वो नॉर्मल ही हो गए, एबनॉर्मल से नॉर्मल। लेकिन ये कब हुआ? जब पहला स्टेप तो उनको एलोपैथी के जाल से हमने छुड़वाया। उनको ठीक करने के बहाने उनके ऊपर बहुत सारे एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक, हर तरह की दवाइयाँ देते गए, और जिससे उनकी हालत सिर्फ बद से बदतर होती चली गई। और फिर जब वो बंद किया और उसके बाद कैन प्रोटोकॉल फॉलो किया। कैन प्रोटोकॉल बड़ा ही सिंपल है, इस पर एक किताब मेरी रिलीज हो रही है,
क्योर ऑटिज्म नाउ, और ये किताब भी 30 नवंबर को राजीव दीक्षित जयंती के दिन ही रिलीज़ होगी। ये किताब पढ़ के कोई भी इंसान बिना मुझसे मिले, बिना मेरे सपोर्ट के खुद ही अपने ऑटिज्म या ADHD के बच्चे को ठीक कर सकते हैं। जैसे कि हज़ारों बच्चे ठीक हुए हैं, उनमें से 1000 से अधिक बच्चों का केस स्टडी तो मैं 30 नवंबर को पेश कर रहा हूँ। तो ये एक आई ओपनर है उन सारे पेरेंट्स के लिए। आज भारत में 50 लाख ऑटिज्म के बच्चे हैं, आज भारत में 2 से 3 करोड़ ADHD के बच्चे हैं, यानी कि करीब 3 करोड़ 3.5 करोड़ ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको एलोपैथी ने बोल दिया है कि ज़िंदगी भर ये बच्चे ऐसे ही रहने वाले हैं, ज़िंदगी भर। तो ये बहुत ही पेनफुल सिचुएशन है। ज़रा सोच के देखिए उन पेरेंट्स की क्या हाल हो रहा होगा, जबकि सिंपल बात यह है कि सारे के सारे बच्चे रिकवर हो सकते हैं, अक्सर पूरी तरह रिकवर हो सकते हैं। और ऐसे 1000, 1 2 नहीं, 100 200 नहीं, 1000 से अधिक बच्चों का केस स्टडी, ऐसे बच्चे जो देश के लगभग हर सिटी में हमारे बच्चे हैं, इस वक्त हर सिटी में हैं, उन सबके एड्रेस, उन सबके फ़ोन नंबर, उन कौन कौन से हॉस्पिटल जाते थे, वो सारे रिकॉर्ड मैं आपको 30 नवंबर को दूंगा। तो मानिए उसकी बात जो सबूत देता है। क्या मेरे इस बात को कि ऑटिज्म एंड ADHD क्या हो सकता है, कोई भी डॉक्टर एलोपैथी का खंडन करना चाहेगा? आंसर इज़ नो। वो क्या करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, वो इस तरह के वीडियोस बनाएंगे, रील बनाएंगे, रील बना के बोलेंगे ये तो झोला छाप डॉक्टर हैं। लेकिन आप ये सोच के देखिए, एक ऐसी बीमारी जिसे एक तो जेनेटिक न्यूरो डेवलपमेंटल बीमारी बोल के ज़िंदगी भर ऐसे पेरेंट्स को फंसा के रखा, उनका जो खर्चा होता है हर महीने का ऑटिज्म और ADHD के बच्चों के बिहेवियर थेरेपी के नाम पे, स्पीच थेरेपी के नाम पे, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के नाम पे, रिपीटेड साइकेट्रिक विजिट के नाम पे, पेरेंट्स काउंसलिंग के नाम पे, या फिर इन दवाइयों से इस तरह हालत बद से बदतर हो जाती है, बच्चों को सीजर पड़ने लगते हैं, बच्चों को रेकरेंट फीवर आने लगता है, और तब बच्चों की हालत और ख़राब हो जाती है, हॉस्पिटल एडमिशन कराना पड़ता है। तो लगभग एवरेज कॉस्ट आता है पर बच्चा 25,000 से 30,000 हर महीने। तो ज़रा सोचिए, पेरेंट्स तो एकदम से पहले से ही पेन में हैं, उनको तो ये हॉन्ट करता है कि हर पल ये ख्याल सताता रहता है कि हमारे जाने के बाद इन बच्चों का क्या होगा। अरे आपके जाने के बाद नहीं, आपके जाने से पहले ही, बल्कि अगले 1 महीने में जो ऐसे पेरेंट्स के बच्चे मुझे सुन रहे हैं, उनका इलाज होगा, फ्री में इलाज होगा। जैसे बाकी 2000 बच्चों का हमने इलाज किया, और सब पहले से बहुत बढ़िया हैं, और काफ़ी सारे पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं, पूरी तरह नॉर्मल स्कूल में भी जाने लगे हैं। तो bishruk.com/autism में जाके ऐसे पेरेंट्स को सिर्फ एक फॉर्म भरना है, और वर्चुअली मैं और मेरे डॉक्टर्स की टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी, और आप देखेंगे, देखते ही देखते विद इन फ्यू डेज कैसे आपके बच्चे इस जाल से बाहर निकल जाते हैं। तो खैर, राजीव दीक्षित जी को याद करते हुए राजीव दीक्षित जयंती के दिन 30 नवंबर को मिलते हैं। आप जहाँ कहीं भी बैठे हैं, 11 बजे मुझसे जुड़िए कोरोनाकाल.tv में जाके। कोरोनाकाल.tv में मैं लाइव रहूँगा, हमारे पेशेंट्स रहेंगे, और आप देखेंगे किस तरह से बड़ी दिखने वाली बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। इस वक्त पूरे देश में हमारे करीब 500 से अधिक डॉक्टर BRC क्लिनिक @home है। हर शहर में लगभग एक क्लिनिक @home मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे अक्सर जो क्लिनिक्स हैं वो घर के दायरे के अंदर ही, ड्राइंग रूम में ही बने हैं। क्योंकि मकसद ये नहीं कि पेशेंट को लूटना, उनको बिल्डिंग बड़े दिखा के कि भाई बड़ा बिल्डिंग है तो ज़्यादा अच्छा ठीक होगा, ये सब नहीं। मकसद बड़ा क्लियर है कि पेशेंट हमारे डॉक्टर BRC क्लिनिक @home आते हैं, और पेशेंट को पूरा करेक्ट नॉलेज दे के घर पे क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, वो समझाते हैं, और फिर उनको फॉलोअप करते हैं हम अपने एक स्पेशल ऐप से, इट इज़ कॉल्ड ग्रैड ऐप। और देखते ही देखते वो जादू की तरह अक्सर पेशेंट ठीक हो जाते हैं। तो ये बड़ा सिंपल प्रोसेस है, लेकिन उस प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट बनाया है एलोपैथी के लॉबी ने। कैसे बनाया है, ये बात समझने वाली बात है। हमारे देश में 99% जो हेल्थ बजट है वो एलोपैथी को दिया जाता है। इसी बजट से प्रचार प्रसार होता है, और इस तरह के जो भ्रामक बातें हैं, बायोप्सी करा लो, मेमोग्राम करा लो, ये हर जगह फैला दिया है। और एक बार मेमोग्राम, बायोप्सी, पेट स्कैन कराएंगे तो जाल में तो फंसी जाएंगे। और जो 99% हेल्थ बजट तो एलोपैथी को दिया ही है, 1% से भी कम बजट आयुष को दिया है। इसलिए नहीं कि भाई नेचुरोपैथी या होम्योपैथी या आयुर्वेद बढ़े, बल्कि ये 1% से ये देखा जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आयुर्वेद बढ़ रहा है, नेचुरोपैथी बढ़ रहा है। उन पे अंकुश लगाने के लिए, उनको लिमिट करने के लिए आप देखेंगे जो छोटे मोटे आयुष के नाम पे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स हैं, उनको ना तो किसी तरह का कोई ग्रांट मिलता है, और ना तो किसी तरह का कोई इंश्योरेंस होता है, और होता भी है तो घड़ी घड़ी उसको ख़त्म कर देते हैं, उसके ऊपर कई सारी पाबंदी लगा देते हैं।
तो ये जो 1% आयुष के माध्यम से को दिया गया है वो अंकुश लगाने के लिए दिया गया, ना को आयुर्वेद को फैलाने के लिए दिया है। ऐसे में आप ही बताइए कि एक तरफ 99% उनके हेल्थ बजट टुवर्ड्स एलोपैथी और दूसरी तरफ वो 1% वो भी आयुर्वेद और नेचुरोपैथी को रोकने के लिए। यहाँ तक कि आप अगर किसी कन्वेंशनल आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलेंगे, उनको भी अपने आयुर्वेद पे भरोसा नहीं है। उनको वही जब बीमार पड़ते हैं अल्टीमेटली एलोपैथी के ट्रैप में ही फंस जाते हैं। तो बहुत कुछ बदलना बाकी है। उसकी शुरुआत हम करेंगे 30 नवंबर राजीव दीक्षित जयंती के दिन। मेरी खास किताब क्योर ऑटिज्म नाउ रिलीज होगी। इट इज़ नॉट ए बुक ओनली ऑन ऑटिज्म, इट इज़ अ बुक ऑन ऑटिज्म, ADHD, ऑल काइंड ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर एंड ऑल काइंड ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर। छोटे बच्चों में उसे ऑटिज्म ADHD बोलेंगे, बड़े लोगों में उनको पार्किंसन बोल देंगे, अल्जाइमर बोल देंगे, डेमेंशिया बोल देंगे, बाइपोलर डिसऑर्डर बोल देंगे। तो ये जो मेंटल बीमारियां हैं वो कई गुना ज़्यादा हो गई हैं, खासतौर पे कोरोना के वैक्सीन लगाने के बाद काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है। डिप्रेशन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है। तो ये सारे सवालों के जवाब और सॉल्यूशंस भी क्योर ऑटिज्म नाउ के बुक के अंदर दिया हुआ है। तो मैं यही आग्रह करूँगा जो लोग मुझे सुन रहे हैं कि आप हमारे 30 नवंबर वाले प्रोग्राम से जुड़िए, ऑनलाइन आके जुड़िए। और जो हॉल है, हॉल में कैपेसिटी लिमिटेड है, 700 लोग ही बैठ सकते हैं। तो हॉल में तो हम अपने पेशेंट्स को बुला रहे हैं। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिनका कॉन्वोकेशन होना है, खास तौर पे हमारे जो ऑनलाइन कोर्स है सर्टिफिकेशन इन ऑटिज्म एंड ADHD रिवर्सल वाला कोर्स, एंड एक और कोर्स है नीम थेरेपी वाला कोर्स, ये भी 1 मंथ का है। इनके जो पास आउट उनका कॉन्वोकेशन है, और साथ में CIM सर्टिफिकेट इंटीग्रेटेड मेडिसिन, ये 3 महीने का ऑनलाइन कोर्स। ये जो इनके जो पास आउट है, रिसेंट पास आउट हैं, जिनका कॉन्वोकेशन नहीं हुआ है, उनको बुलाएंगे। इसीलिए जो हॉल वो पूरी तरह से पैक्ड होगा इन्हीं हमारे स्टूडेंट से या हमारे कुछ गिने चुने पेशेंट से। और लेकिन फिर भी हम 10, 15, 20 सीट खाली रखेंगे इस तरह के डॉक्टर्स के लिए कि वो आएँ, आके साक्षात हमारे पेशेंट से मिलें। और हो सके तो आप डिबेट के लिए भी हम तैयार हैं, पूरा मैदान तैयार है आपके लिए, आप आएँ। लेकिन अगर आप आना ही चाहते हैं और आने की सहमति आपको है, तो हम स्पेशल तैयारी करेंगे ताकि सारे जो हमारे रिपोर्ट्स हैं, हमारे ऑल एविडेंसेस हैं, उनको इतने डिटेल में लेके आएँ ताकि उस वक्त कोई कन्फ्यूजन ना रहे। इसीलिए अगर कोई भी एलोपैथी के डॉक्टर्स इस चैलेंज को लेते हैं, या मेडिकल फर्टिनिटी या मेडिकल काउंसिल या मेडिकल एसोसिएशन, तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। मेरा मेल ID स्क्रीन पे दिया हुआ है, bishrup@bishrup.com, सो दैट वी आर प्रिपेयर्ड आपको इनवाइट करने के लिए, आपका स्वागत करने के लिए, और हम अपने सारी चीज़ों को वैसे पेश कर पाएँ जैसे हम पेश करना चाहते हैं। एट द सेम टाइम जो सवाल हम आपसे पूछेंगे वो भी आपको पहले दे देंगे, ताकि आप भी अपनी तैयारी करके आएँ। और जो सवाल आप पूछना चाहते हैं वो तो ऑन द स्पॉट पूछ ही सकते हैं, बिकॉज हम तो हमेशा तैयारी रहते हैं और तैयारी करके ही आएंगे। तो खैर, उम्मीद है जो राजीव दीक्षित जी का जो मिशन है, वो मिशन को हम आगे बढ़ाएंगे, हम और आप मिलके। और भारत की जो भारतीय प्रथा है, हमारी जो प्राचीन पद्धति है, जिसे अंग्रेज़ों के आने के बाद से दबाते गए हैं और आज भी दबाया जा रहा है। और आप जैसा, हम जैसा कोई अगर सच बात बोले तो उसको काउंटर करने के लिए हज़ारों वीडियोस आ जाते हैं। आप देखेंगे कि अगर ये वाला वीडियो जो मैं बना के आपको दे रहा हूँ, यही वीडियो अगर आप निकाल के अपने YouTube चैनल में डालेंगे, तो YouTube चैनल इस वीडियो को रिस्ट्रिक्ट कर देगा। हो सकता है कि वीडियो डिलीट कर दे, और ये भी हो सकता है कि आपका चैनल डिलीट कर दे। तो एक तरफ कि भाई हर तरह की पाबंदी हम जैसे लोगों के लिए, और दूसरी तरफ एलोपैथी वाला कुछ भी बोलते हैं जो कि झूठ है बिना किसी सबूत के, तब भी उसको वो कैसे फैले उसका इंतज़ाम। तो ये सारा एक ताना बाना चल रहा है, जिसमें आजकल की जो सो कॉल्ड मीडिया है वो भी लगी हुई है, जुड़ी हुई है। तो खैर, ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप और हम एक हो जाएं, और होके राजीव दीक्षित जी को याद करते हुए हम अपने मिशन पर आगे बढ़ें। और भारत की जो एक पद्धति जो अपने आप में संपूर्ण है, जैसे आयुर्वेद को बोला जाता है कि ये तो एविडेंस बेस्ड नहीं है। तो भाई एलोपैथी एविडेंस बेस्ड है तो अपने सबूत तो लाओ, राइट। आप बोलते हैं कि एविडेंस बेस्ड है, तो कैसा एविडेंस बेस्ड है? मैं तो एक सिंपल सवाल पूछता हूँ जो कि हज़ारों बार पूछ चुका हूँ। एलोपैथी का कोई भी एक दवाई बताइए जिससे कोई भी एक बीमारी थोड़ी बहुत ठीक हो जाती हो, 100% छोड़िए, 1% ठीक हो जाती हो। ऐसा कोई सबूत अगर लाएंगे तो मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा। ये चैलेंज न जाने कितनी बार मैं दे चुका हूँ, इस ऑडियो वीडियो में दोबारा दे रहा हूँ।
तो एलोपैथी तो सबूत वाला है, एविडेंस बेस्ड है, तो एविडेंस दिखाइए। और एविडेंस जो है वो तो ये वाला एविडेंस है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एलोपैथी के जितने भी क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं, चाहे वैक्सीन के ऊपर हुए हैं, चाहे दवाइयों पे हुए हैं, चाहे कीमोथेरेपी टाइप थेरेपीज भी हुए हैं, उनका एंड रिजल्ट क्या है? उन ट्रायल को देखेंगे तो एंड रिजल्ट यही है लगभग कि जिन लोगों ने एलोपैथी का कोई ना कोई इंटरवेंशन लिया है वर्सेस जिन्होंने कोई इंटरवेंशन नहीं लिया है, सेम तरह के बीमार। तो जिन्होंने कोई इंटरवेंशन नहीं लिया उनकी लाइफ स्पैन भी ज़्यादा होती है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी ज़्यादा होती है। ये सारे सबूत भी मैंने इकट्ठे करके हॉस्पिटल ट्रैप नामक किताब में डाल दिए हैं, वो सबूत पढ़िए। और मेरे सबूत के अगेंस्ट अगर आपके पास कोई सबूत है जिससे आप मुझे गलत प्रूव कर सकते हैं तो वो भी लेके आइए। तो खैर 23 जुलाई चंद्रशेखर आज़ाद जयंती के दिन, बाल गंगाधर तिलक जयंती के दिन भी हमने ऐसा ही एक कार्यक्रम रखा था श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में, और तब भी हमने सबूत अपने पेश किए थे, और तब भी हमने एलोपैथी के डॉक्टर्स को इनवाइट किया था। लेकिन कोई आने वाला नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं कि अपना रील बना के वीडियो के माध्यम से लोगों तक एक भ्रम फैलाना, और कोई सच्ची बात बोल रहा हो तो उसको काटना। तो खैर इसमें आपको चुनाव करना है, सच आपको ढूंढना है। आप मेरे साथ जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए, और फिलहाल मैं वेट करूंगा ऑनलाइन 30 नवंबर को 11 बजे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।